Hello and Namaste. Welcome to An Academy. मैं प्रियंका सिंह, your law educator. Once again, I'm here with some important tips, tricks, and strategies that will help you in your CLAT PG preparation. अगर आप CLAT PG 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल CLAT PG प्रियंका सिंह अन अकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहां आपको CLAT PG से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी वीडियोस, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ में जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। तो अभी हमें बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और हम कर चुके हैं। बट बात ये आती है कि चीजें हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, सो दैट हम विद इन द टाइम फ्रेम इस सिलेबस को, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सके। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना, प्लान करना बहुत जरूरी होता है। सो आई एम हियर विद सम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो विद इन टाइम फ्रेम अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बोरिंग लगेगा और जो थियोरेटिकल है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ते हैं, तो जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें वो काफी बढ़ जाता है और प्रैक्टिकल चीजें हमें जल्दी समझ में आती है और हमारे माइंड में स्टे भी ज्यादा टाइम तक करती है। ये सब्जेक्ट बहुत ही हाई स्कोरिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ में आ रही क्वेश्चंस जो है वो इतने डिफिकल्ट इसमें से नहीं पूछे जाते। तो वैसे देखा जाए तो 12 मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं अगर आप बिजनेस लॉ में से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ को भी अच्छे से पढ़ लेते हो। तो एक या दो पैसेज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डेफिनेटली आने वाले हैं। तो अगर आपकी सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो स्ट्रांग है, तो आपके 12 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत इजी है और हाई स्कोरिंग है, इसलिए जरूरी है कि हम इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करें और अपने इन 12 मार्क्स को सिक्योर करें। तो हम 12 मार्क्स को सिक्योर करें कैसे? नाउ आई एम हियर विद द फुल स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रिपरेशन करोगे जिससे आपका जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए बिजनेस लॉ के पोर्शन में फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ पार्ट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर। स्टार्टिंग हमें यही करना है, हमें अभी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं करना है। पहले हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखना है, चेक करना है, एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से या बिजनेस लॉ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि द सब्जेक्ट इज नॉट न्यू टू यू। आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इसे पहले ही पढ़ रखा है और यहाँ तक कि क्लैट के यूजी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, बट द थिंग इज दैट ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम आप दे रहे हो ये आपके लिए नया है। इसके जो क्वेश्चन पैटर्न है ये आपके लिए नए हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पहले आप उससे अवेयर हो जाओ। क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से समझ लो। ये आप कैसे समझोगे? पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आप टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पूरे एक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा डीपली उन चीजों को पढ़ना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हमें पता चल गया, फिर हम इनके केस लॉस पर जाएंगे। तो बस यही 3 ट्रिक्स है जो आपको बेसिकली मेंटेन करनी है। पहले टॉपिक्स को समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और जो केस लॉस है उन्हें पढ़ना है। नाउ सी हम कैसे इस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ सकते हैं। 2 पैसेज डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आने वाले हैं। ये ट्रेंड जो है हमारा, जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है उनके बेसिस पर ऐसा एनालाइज किया जा सकता है कि 2 पैसेज कॉन्ट्रैक्ट लॉ से फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप बेयर एक्ट को अच्छे से गो थ्रू कर लो। जस्ट गो थ्रू इट थॉरली, मतलब सिर्फ उसको देखना नहीं है। आप ऐसे समझ लो बेयर एक्ट के एक एक वर्ड को, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, बेयर एक्ट में जो भी एक्सप्लेनेशन मेंशन है, जो इलस्ट्रेशन मेंशन है, उन सबको डिटेल में देखना है, पढ़ना है।
बेयर एक्ट इज द मेन की ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप जो अगर दूसरे बुक्स रेफर कर रहे हो तो वो इट्स अ बेटर थिंग, गुड थिंग, लेकिन उससे भी पहले ज्यादा जरूरी है कि आप बेयर एक्ट जो है उसे ही डिटेल में पढ़ लो और आपकी प्रिपरेशन जो है 50 से 60% वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। बेयर एक्ट से हमें क्या करना है, पढ़ के हमें अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया कि एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन दिया जाएगा, प्रिंसिपल फैक्ट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको लॉ के प्रोविजन ही नहीं पता है तो आप उन्हें कैसे आंसर कर पाओगे, है ना। तो पहले हम प्रोविजन को समझेंगे, लॉ क्या कहना चाहता है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हमें कैसे समझ आएगा, वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ द बेयर एक्ट। इसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए गए दैट आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ते हो तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आती है और ज्यादा टाइम तक आपको याद भी रहती है। तो हमें इन दोनों ही चीजों पर फोकस करना है कि हम किस तरीके से पढ़े कि हमें जल्दी याद हो जाए, सेकेंडली हमें याद रहे, एग्जाम टाइम तक याद रहे। सिर्फ अभी पढ़ लिया और अभी याद है, फिर 2 दिन बाद जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रोविजंस को भूल गए, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप केस लॉज और जो इलस्ट्रेशंस है एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप पढ़ोगे ना तो आप कुछ भी पढ़ लो वो एग्जाम्पल्स आपको 100% याद रहने वाले हैं। सो बेयर एक्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है सो दैट जो आपका कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, आप लॉ के प्रोविजंस को अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद हम आते हैं लैंडमार्क केस लॉ पे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है वो बहुत पुराना लॉ है, इट इज इन द ईयर 1872। तो उस टाइम से जो प्रोविजंस लॉ में बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वो सभी लैंडमार्क केस लॉज के बेसिस पर ही बनाएंगे। जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो न्यू प्रोविजंस आए हैं 1872 के बाद, वो लैंडमार्क केस लॉज की वजह से ही आए हैं। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें रीसेंट केस लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लैंडमार्क केस लॉज है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंपैरेटिवली जो भी अदर हमारे लॉज हैं उनके कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केस लॉज बहुत कम होते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत और ज्यादा एफर्ट जो है वो नहीं लगेगी। हमें अपना सारा एफर्ट, सारी मेहनत लगाना है लैंडमार्क केस लॉज पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जिस्ट कि हमें किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले बेयर एक्ट को अच्छे से रीड आउट करना है, जो भी इनके केस लॉज है, लैंडमार्क केस लॉज है, उन्हें समझ कर पढ़ना है। केस लॉज कैसे पढ़ते हैं, इसकी जो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप देख सकते हो कि केस लॉज को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बेयर एक्ट के थ्रू नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो आप अगर उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। व्हाट टू स्टडी में हम बात करें तो सबसे पहले तो हम नोट्स बनाएंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट वाली बात करी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बेयर एक्ट पढ़ के समझा है उससे रिलेटेड और लैंडमार्क केस लॉ से रिलेटेड। फिर उसमें हम कुछ रीसेंट केसेस को ऐड करेंगे, बिकॉज वी हैव स्टडीड, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करें तो वी विल गेट टू नो कि रीसेंट या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ही पूछे जाते हैं। और रीसेंट अगर एक पैसेज आ गया तो उसमें से भी जो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लैंडमार्क केसेस के होते हैं। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है और रिसेंट के और लैंडमार्क केसेस को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेना है। इन सब का एक जस्ट आप एक शॉर्ट नोट्स बना के अपनी एक छोटी सी कॉपी बना लो, रजिस्टर मेंटेन कर लो, इसको 30 मिनट्स में रिवाइज कर सको, क्योंकि कंप्लीट बेयर एक्ट को, कंप्लीट बुक को आप रिवाइज करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए जब आपके प्रॉपर एक स्पेसिफिक नोट्स आप प्रिपेयर करके रखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उससे आपको रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगी और आप जस्ट गो थ्रू करोगे। पहले दिन आपको 30 मिनट्स लगेगा, सेकंड डे आपको 20 मिनट्स ही लगेगा। आप एक बार कॉपी खोलोगे और आपको सारे जो प्रोविजंस है, जो केस लॉज है, एक बार आप उसको रीड आउट करोगे, सारा एज इट इज आपके माइंड में वापस से रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ बंद करके दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो प्रीवियस जो चीजें आपने पढ़ रखी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो धीरे धीरे फेड अप होती जाएगी और उसकी जगह पे न्यू चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो आ जाएंगी। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है कि हम एक ही चीज को बार बार याद करेंगे, इसलिए रिवीजन वाले मेथड को 100% अप्लाई करना है, वरना आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आप समझ लो वैसे कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 4 मंथ बच रहे हैं जिसमें आपको अपना कंप्लीट
जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है और अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करके वापस से उन पर काम करना है। तो इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 मंथ्स अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो इसलिए आप अगर अभी से अपने इस एफर्ट को, टाइम को वेस्ट करोगे तो लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई डोंट वांट यू टू गेट ट्रैप्ड इन दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप अभी से अपनी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप एट अ टाइम पढ़ रहे हो आपको लगता है कि हाँ हमें ये चीज समझ में आ गया, बट क्या उसमें से कितनी चीजें आपको एग्जैक्टली याद है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे। तो उस टाइम आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीजें याद है, क्या चीज, किन प्रॉब्लम्स को, किन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, या कौन से टॉपिक्स आप कंप्लीटली भूल गए हो, कौन से टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर नहीं है। जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को और ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो ये सारी चीजें तभी आप समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप टाइम टू टाइम रिवाइज करिए और टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट इनका देते रहिए, जिसके से आपका जो आपने जो पढ़ा है वो टाइम टू टाइम ब्रश अप होता जाएगा, उस पर धूल मिट्टी नहीं जमेगी, वो पुराना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को पढ़ने के साथ साथ ब्रश अप करते रहना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आप कवर करोगे इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी बात करता है 1 to 75 की, सेक्शंस 1 to 75 की, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं। ये आपको पता होगा कि पहले का जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जो इनिशियल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 वाला, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंक्लूडेड थे। अब ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया और उनको सेपरेट एक्ट उनका बना दिया गया। इसकी वजह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारा काफी हल्का हो गया, कम हो गया। तो इसमें दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। हमें सिर्फ पढ़ना है सेक्शन 1 to 75, उसके बीच के सेक्शंस नहीं पढ़ने। फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे सेक्शन 124 से लेकर के 238 में, जिसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दैट्स इट। तो अगर आप सिलेबस देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो बहुत छोटा सिलेबस है और ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं जो आप नहीं समझ सकते हो। ये सभी चीजें प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर चुके हो अपने आसपास, अपनी रेगुलर लाइफ में। आप इन चीजों को डेली फेस करते हो। तो जब आप प्रैक्टिकली डेली इन चीजों को फेस करते हो तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है हम इसे इजी मानते हैं, क्योंकि हम इसे डेली डे टू डे लाइफ में हम इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए इन्हें याद करना और याद रखना दोनों ही इजी है। साथ ही ये स्कोरिंग भी है। तो ये हमारा हो गया बोनस टिप, बोनस पॉइंट। तो इसलिए हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम सही तरीके से अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो इसके 12 मार्क्स हमारे 100% सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके इसेंशियल्स क्या हैं। अगर हम किसी प्रॉमिस को, अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। किस टाइप के एक्सेप्टेंस को हम वैलिड एक्सेप्टेंस या लॉफुल एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, कौन कौन से कंसिडरेशन वैलिड होते हैं, लॉफुल होते हैं, अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। अगर हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसके हर एक डिटेल को पढ़ना है कि सिर्फ ऑफर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दिस इज नॉट एनफ, दिस इज नॉट सफिशिएंट। किस टाइप के ऑफर्स, कौन कौन से ऑफर वैलिड होते हैं, ऑफर के कितने टाइप्स हैं, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा एक्सेप्टेंस वैलिड होता है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या क्या है, कौन कौन सा कंसिडरेशन कितने टाइप के होते हैं, कौन से कंसिडरेशन वैलिड है, लॉफुल है। तो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस पर्सन ने ये कंसिडरेशन दिया तो आप बताओ कि ये कंसिडरेशन जो है वो वैलिड है, अनलॉफुल है, इलीगल है। इस तरह के ऑप्शंस देकर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है कि क्या होने से क्या होता है, क्या वैलिड होता है, क्या इनवैलिड होता है, क्या चीजें लॉफुल है, क्या अनलॉफुल है।
रेवोकेशन कैसे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है रिवोकेशन में और एक्सेप्टेंस में। ये एक्सेप्टर के साइड से कब रिवोक हो सकता है, ये प्रपोजर के साइड से कब रिवोक हो सकता है, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये चीजें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर पाएंगी। तो इसमें यही, क्योंकि सिंपल चीज है कि रिवोक कैसे कर सकते हैं भैया, ऐसे रिवोक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये आ जाता है कि ये प्रपोजर के अगेंस्ट से कब रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट ये कब रिवोक हो सकता है, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, रेवोकेशन कंप्लीट कब होता है। तो ये सब टेक्निकलिटीज को अगर आप बेयर एक्ट के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाते हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब फ्रेम होंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट। कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसेंट में भी देखिए सेम चीजें हैं कि फ्री कंसेंट क्या होता है, अगर किसी ने कंसेंट दिया है तो क्या वो फ्री है या नहीं है, अगर फ्री नहीं है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कोर्जन है इसके अंदर, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फिर उनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है इनमें, तो उससे रिलेटेड जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा तो, कि ये फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा या मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंसेप्ट आपका बेयर एक्ट के थ्रू क्लियर हो सकता है या फिर आप अन अकेडमी पे जो प्लस कोर्सेज हैं आप उन्हीं को ज्वाइन करके इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक के क्या इफेक्ट्स होते हैं, दो टाइप के मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किन चीजों को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हैं, किन्हें हम मिस्टेक ऑफ लॉ मानते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से अग्रीमेंट्स वॉइड है, अग्रीमेंट वॉइड कैसे हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सभी टेक्निकल चीजें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब आपको मीनिंग और कॉन्सिक्वेंसेस ये सब समझना है, याद करना है और याद रखना है। परफॉर्मेंस, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, डिस्चार्ज कैसे हम कर सकते हैं, पार्टीज के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब होता है, क्या पार्टीज के कौन कौन से एक्ट करेंगे या कौन से एक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे जिससे कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्रीच मान लेंगे, एंटिसिपेटरी ब्रीच वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हैं, रेमेडीज क्या अवेलेबल है अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाता है तो, कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया गया तो किस तरह के कंपेंसेशन होंगे, जनरल डैमेजेस है, स्पेशल डैमेजेस है, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे समझ लो, आप अगर ऊपर ऊपर की चीजें आधी आधी चीजें पढ़ रहे हो तो फिर आपकी मेहनत टोटली वेस्ट है, क्योंकि जब आप एक एक्ट ले रहे हो और आप देख रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन इसमें 100% नहीं रखोगे तो आपके मार्क्स 100% कैसे आएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल 100% रखना है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उसको कंप्लीट थरली कंप्लीटली पूरा पढ़ जाओ, उसमें से कुछ भी मत छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, अपने सिलेबस को 100% कवर करना है, यही आपका बेसिक मूल मंत्र हो सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉस पे। जैसे कि हमने अभी पहले ही बताया, हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अगर अपनी मास्टरी करनी है तो ये दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, पहला कि आपको बेयर एक्ट के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सेकेंडली जो रिसेंट के केस लॉज है और लैंडमार्क केस लॉज है इन पर ध्यान देना है। तो केस लॉज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क केस लॉज है जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये जनरल केस लॉज है, लैंडमार्क केस लॉज है, हर टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिटेल में अपने प्लस कोर्स में समझेंगे, बट अभी आप फॉर रेफरेंस समझ सकते हो कि किस तरह के केस लॉज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने हैं जो आपके क्लैट पीजी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिकल्स लिमिटेड केस।
दिस केस इज रिलेटेड टू ऑफर। जैसे कि हमने बताया कि आप केस लॉ की एक रजिस्टर बना सकते हो, उसमें केस लॉ का नाम लिखिए, उसमें ईयर लिखिए, टॉपिक लिखिए, ये कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, कौन से एक्ट से रिलेट करता है और ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है। उसके बाद आप इसके जजमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आउटकम क्या आया इस केस लॉ का, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, क्या चेंजेस, लैंडमार्क चेंजेस इस जजमेंट के थ्रू हुए, उनको एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। इस तरह से आप इन केस लॉस की एक रजिस्टर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस केस इज रिलेटेड टू द ऑफर। Carlyle and Carbolic Smoke Ball Company 1893. This case law is also related to offer. पुष्पावाला रे वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1979, ये रिलेट करता है सेक्शन 29 से, that deals with the uncertain agreements. Dunlop versus Higgins, this case law is related to the topic of communication. Communication of acceptance कब कहाँ कैसे कंप्लीट हो रहा है, इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है वो इस केस में इसके गाइडलाइंस बताए गए थे। डनलप वर्सेस हिगिंस। हेड वर्सेस रेंच, दिस केस इज आल्सो रिलेटेड टू द टर्म ऑफर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज तारसेन सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह 1998. दिस केस इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मिस्टेक। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 20। ओके, कंसेंसस एड आइटम, जब दो पर्सन किसी एक पॉइंट पर सेम कॉन्सेप्ट पर अग्री करते हैं तो उसे कंसेंसस एड आइटम कहते हैं। बट सेम कॉन्सेप्ट पर सेम टाइम पर अग्री नहीं होते हैं तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है। तो दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मिस्टेक। चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा, दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू कोवर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है। इट इज रिलेटेड टू द सुसाइड थ्रेट, जो कि हमारे कोवर्जन के कैटेगरी में आता है। इस टाइप के भी केस लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और ये प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। जैसे सुसाइड थ्रेट अगर किसी ने दिया है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, उसके अंदर फ्री कंसेंट मीन्स नहीं है तो वो कोर्जन होगा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कोर्जन का और अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो आप क्लियरली इसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये केस लॉ, ये जो सिचुएशन है वो कोर्जन से रिलेट करता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेट करता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में इन वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपको ये चीजें सिमिलर लगती है, लेकिन लॉ में ये सिमिलर चीजें नहीं है। these words are, these terms are different in the eye of law. तो ये डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को, उस टर्म को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपके लिए सारी चीजें बराबर ही लगेगी, सेम ही लगेगी। इसलिए इन छोटी छोटी बारीकियों को समझने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो पहले अपने कंसेप्ट को 100% क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज जॉन मिनास एप्पकार वर्सेस लुइस कैड मैकुलस। दिस केस is related to fraud. Dunlop pneumatic tire versus Selbridge. This case is also very important. In the year 1915, Hadley versus Baxendale, Dickinson versus Dodds, Powell versus Lee, ये सभी important case laws है under Indian Contract Act. ये सभी केस लॉज, इसमें से मोस्टली केस लॉज आप पढ़ चुके हो और नाम तो आपको 100% याद होगा, भले ही मैटर याद नहीं हो, लेकिन अब हमें सिर्फ नाम याद रखने से नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट मैटर को याद रखना पड़ेगा कि इस केस लॉ में एग्जैक्टली हुआ क्या था, किन पॉइंट्स पर, किन सेक्शंस पर बात हुई थी, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ना समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज आर बेल्फर वर्सेस बेल्फर, लालमन शुक्ला का केस, रोज एंड फ्रैंक कंपनी, हार्वे वर्सेस फेसी, ये सभी केस लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लैंडमार्क केस लॉज में आते हैं। और ये तो मतलब ये सब केस लॉज आपको 100% याद होंगे, स्टिल याद होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन केसेस को पढ़ रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट, राम्सगेट विक्टोरी होटल वर्सेस मॉन्टिफायर, फेल्टहाउस वर्सेस बाइंगले फार्मास्यूटिकल सोसाइटी केस, भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधर लाल कंपनी, दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल एंड मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष, द केस इज रिलेटेड टू द माइनर्स एग्रीमेंट, है ना। So these are some important case laws that you should
cover while studying Indian Contract Act. नाउ अब ये नाम पढ़ लेना और टॉपिक्स पढ़ लेना, क्या इतना ही सफिशियंट है? सिर्फ टॉपिक्स को जान लोगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और इन केस लॉस को आप जान लोगे कि क्या क्या पढ़ना है, तो क्या इतना ही सफिशियंट है? नहीं ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस अचीवर्स बैच अन अकेडमी के ऐप पर। ये क्लासेस 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत ही एजुकेटेड मेंटोर मिल रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। बिजनेस लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर क्रिमिनल लॉ और अदर लॉ से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। आपको एक कंप्लीट जिस्ट जो है, कंप्लीट कोर्स आपको अचीवर्स बैच अन अकेडमी के ऐप पर मिल जाएगा। आप पी सिंह 10 इस कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। जो क्लासेस है वो डेली लाइव क्लासेस होगी, जिसमें टेस्ट और क्विजेस भी कंडक्ट किए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपको हर क्लास का पीडीएफ लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये जो कंप्लीट कोर्स है, ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो। ये एक कस्टमाइज्ड वे में बनाया गया है ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। यू कैन परचेज दिस 6 मंथ प्लान, जिसका प्राइस वैल्यू बहुत ही नॉमिनल है, और आप चाहें तो इन्हें पर मंथ ईएमआई बेसिस पर भी इन प्लान को ग्रैब कर सकते हो। देयर आर 12 months plan or 18 months plan also. So you can choose the plan as per your need and you can join the Achievers batch for your CLAT PG 2024 preparation and CLAT PG success. You can join the Telegram group Unacademy CLAT PG. आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जो स्ट्रैटेजीज है रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो आपको समझ आए होंगे। तो डू ज्वाइन द कोर्स, सी यू इन द कोर्स। थैंक यू।